ग्रामर की डिटेल स्टडी, वोकैब की प्रैक्टिस और लिटरेचर में जो है हम राइटर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे जीआईसी के पॉइंट ऑफ। हालांकि जो राइटर हैं वो जीआईसी और पीजीटी दोनों के सब हमें पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं, जीआईसी के भी और पीजीटी के। राइटर पढ़ेंगे और ग्रामर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जहाँ से हम लोग जो बेसिकली स्टार्ट करते हैं नाउन से स्टार्ट करेंगे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे जो है मतलब कंपोजिशन से रिलेटेड और फंक्शनल ग्रामर, स्ट्रक्चरल जो भी चीज़ें हैं, सारा कुछ हम कवर करेंगे इस सेशन में आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो आज का ये पहला डे है और आज जो है हम लोग ग्रामर की स्टार्टिंग नाउन से करेंगे, वोकैब की एक्सरसाइज होगी और जीआईसी में जो है हम चौसर का पढ़ेंगे। मज़ा आने वाला है, सेशन जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो भले चाहे जिस कोचिंग से आप जुड़े हों, वहाँ से जो चीज़ें आपने प्राप्त करी हैं, जो लेवल आपका वो बनाती हैं चीज़ें, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे जो है वहाँ की प्रैक्टिस हो, जो भी आपका लेवल आपको मेंटेन करती हैं। सपोज दैट कि आपका अगर किसी कोचिंग के द्वारा 125 में 100 नंबर लाने की कैपेसिटी बना दी गई है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके 5 से 6 क्वेश्चन की कैपेसिटी एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। यही जो है हम लोगों का प्लान है। बाकी जो कोचिंग वाले आपको ये मना करते हैं कि आप हमारे नोट्स पे ही डिपेंड रहिए, आप हमारे नोट्स के अलावा किसी बुक को भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे क्लास के अलावा कोई आपको क्लास भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी कोचिंग से सेलेक्ट हुए जो साथी हैं, उनसे ज़रा एक बार बात कर लीजिएगा, क्या आपने ऐसा ही किया है? तो आपको ये लगेगा, आपको ये मिलेगा कि उन्होंने जो है वहाँ के जो नोट्स हैं, उनको पढ़ा, वहाँ के जो लेक्चर्स हैं, उनको चीज़ों को देखा, इसके बावजूद उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, सेल्फ काम किया है, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। और ये लॉजिकली सही भी है, क्योंकि जिस कोचिंग में आप जुड़े हैं, वहाँ से जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जो आपका लेवल मेंटेन कराया जा रहा है, सपोज दैट आपको 125 में 100 क्वेश्चन सही करने की कैपेसिटी डेवलप कर दी जा रही है, तो आप ही की थोड़ी डेवलप हो रही है, उसमें से पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों की डेवलप हो रही है, जितने भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं एस्पिरेंट। और एक चीज़ ये भी ध्यान दे लीजिए, सिर्फ आप ही की कोचिंग नहीं, इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश के डिफरेंट सिटीज़ जहाँ-जहाँ पर भी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की कोचिंग चलती हैं, उनमें सब में पढ़ने वाले छात्रों का लेवल लगभग अप्रॉक्सीमेट वही डेवलप किया जा रहा है। तो फिर क्या ये आप सोचिए, क्या सभी का सिलेक्शन होने वाला है आगे? तो आपको जवाब उसका मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। मिलेगा किसका सिलेक्शन? वही उनमें से जो कुछ लोग एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, क्योंकि सीटें तो 1000 बिलो हैं और जो एस्पिरेंट हैं तैयारी करने वाले, वो लाखों में हैं। तो हमें थाउजेंड्स बिलो अपने आप को लाना है, तो कोचिंग में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों के एक्स्ट्रा यदि आप खुद काम कर सकते हैं अकेले, तो आप अकेले काम करिए। अगर आप अकेले काम करने में असहज हैं, या आपको लगता है कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म आपको उस एबिलिटी को निखारने में सहयोग दे सकता है, तो बराबर हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हैं। हमारा पर्पज़ यही है कि जो आपका नॉर्मल लेवल है, जो कोचिंग से आपका लेवल बना हुआ है, चाहे जिस कोचिंग में आप पढ़ते हो, उस कोचिंग में कम से कम 4 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करना। तो 2 पर्पज़ है हमारे, एक तो रिवीज़न भी हो जाएगा आपका, जो भी आप कोचिंग में पढ़े हैं उस चीज़ का भी पूरा रिवीज़न होगा, प्लस कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक के साथ में जो है हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। सपोज दैट हमने नाउन कवर किया, तो नाउन के बाद जो है 20 टू 50 के करीब में क्वेश्चंस का आपको एक टेस्ट दिया जाएगा टीचमेंट पर, आरडी क्लासरूम पर। जो भी साथी जुड़े हैं आरडी क्लासरूम पे, उन्हीं को मिलेगा टेस्ट, और जिनको नहीं जुड़े हैं तो मुझे मैसेज कर देंगे, तो उनको मैं लिंक दे दूँगा। तो उस पे टेस्ट मिलेगा आपको। जैसे हम एक राइटर को ही कंप्लीट करेंगे, चौसर कंप्लीट करेंगे जब, तो चौसर के बाद भी जो है आपको वहाँ पर टेस्ट जो है मिलेगा। तो राइटर फिर टेस्ट, राइटर फिर टेस्ट। अगर ऐसा कर लिए गए हम लोग,
जैसे हमारे राइटर लगभग 25 के करीब में जीआईसी में और 2 राइटर या 3 राइटर का डिफरेंस होता है पीजीटी में। टोटल अगर हम ऐड कर लें तो लगभग 27 के करीब में राइटर बनते हैं। अगर इन पे काम करें हम तो 1.5 से 2 महीने में बड़े आराम से काम कर सकते हैं और वो भी यूनिक नोट्स के साथ। आपने बहुत सारी कोचिंगों में उनके नोट्स पढ़े होंगे और नोट्स आप उनको देखेंगे कि तो 2013 से लेकर के अब तक के उनके नोट्स अपडेट नहीं हुए हैं। वो सारे के सारे नोट्स वैसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें अलग से उसमें ऐड करा दी जाती हैं। हम बिल्कुल नोट्स अपडेट करके आप लोगों को दे रहे हैं, बिल्कुल जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेटेस्ट और यूनिक दे रहे हैं और थोड़ा बड़ा हट के दे रहे हैं। हट के का मतलब ये नहीं है कि ऐसा आपको मैटर दे दें जिसका कोई मतलब ही ना हो। आप उनको पॉइंट्स को देख करके आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द इन्वोकेशन ऑफ गॉड एंड गॉडेस ऑफ एजुकेशन और लर्निंग कि जो आगे आना सेशन है हमारा पीजीटी जीआईसी का, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ें और इसमें जो भी आपके आराध्य हैं आपका सहयोग करें और ये जर्नी को हम बहुत अच्छे से पूर्ण करें। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही चीज़ें अच्छी मिलने वाली हैं आप लोगों को, रिवीजन तो होगा ही होगा, साथ में कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। कतई ये मतलब नहीं है कि जिस गुरुजन से आपने पढ़ा है उससे जो है हम उससे अधिक चीज़ें जो है उनको डेमोराइज़ कर रहे हैं या उनकी क्वालिटी को कम कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें रिवीजन करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ से कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिमाग में जाएँगी। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले जो है वोकैब कर लेते हैं और वोकैब के बाद जो है हम लोग ग्रामर करते हैं। जी, प्रियांशी मैम, काइंडली प्रोसीड योर सेशन। Thank you so much, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. I'm perfectly Good audible. evening. Good evening, ma'am. Audible, ma'am. Very good evening, sir. Okay, let's start today's session related idioms and phrases. Right? Hope so. My screen is visible, all of you. Yes. Visible, ma'am. Okay. Now 102 covered by us. Previous class. Now 103. Question number 103. Here is a question. Idioms, an open book. What should be correct? An D. open book. D. Very Straightforward. nice. Straightforward and honest dealings. Very nice, ma'am. Now, question number 104. By leaps and bounds, repeatedly, very fast. Right? Option A should be correct. Now, question number 105. Too fond of her own voice means very talkative. Talkative. Only, yeah, very talkative. Means who wanna listen are talking right now. Now 106 high-handed, overbearing, okay, like a proudy, arrogantly, right? Option B should be correct. Now question number 107. Take exception. Then what should be correct? Object. Object. Yes, very nice. Take exception, object. Option C should be correct. Now, question number 108. Fell short. Fell short. What should be correct? Had no effect. Option A should be correct. Now, next question. Had no effect. जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े ना, ऐसा fell short. प्रभावहीन बोल सकते हैं. 109. Called for. Important word. Ask. Called for. Asked. Very nice. Called for. मांगना, पूछना, लेकिन नहीं, asked नहीं होना चाहिए. क्यों? मैडम डिमांडेड क्यों नहीं हो सकता? यस, यही मैं बोलने जा रही हूँ मैम. मांगना होता है, डिमांडेड होना चाहिए, आस्क्ड नहीं होगा. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट. लेकिन Okay? आस्क से भी निकलता है और डिमांड से भी निकलता है, इसका दोनों से निकलता है कॉल फॉर का. नहीं, मैं आपको बता रही हूँ. कॉल्ड फॉर का मतलब होता है मांगना. डिमांडिंग, कोई चीज के लिए मांग बोलते ना, डिमांड में है ये चीज. हाँ, डिमांडेड ज्यादा स्क्रीन तो नहीं हो रही है मैम. क्या शो हो किसी रही को है. हम शो हो रही है. सर मेरे आपके पे तो साइड
सर एक बार आप ना एग्जिट करके रीज्वाइन कर लीजिए, ओके सर। ओके देन मैम। हियर इज अ डिमांडेड शुड बी करेक्ट, राइट मैम? यहाँ पे आस्क्ड नहीं होगा। Okay, ma'am. Okay, right. हाँ, demanded should be correct. Now question number 110. Give the game away. यहाँ पे क्या होना चाहिए? Give out the secret. Give the, जैसे कोई चीज मान ली सपोज दैट 3 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड मिलकर के कोई वो सेक्रेट चीजें तैयार करें उनको सरप्राइज देने के लिए, और जो दूसरा फ्रेंड है जाके तीसरे फ्रेंड को बता दिया कि वो जो पहला फ्रेंड है आपके लिए ये चीजें आपके लिए सरप्राइज तैयार कर रहा है, तो जो सेक्रेट था वो तो रिवील हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे गिव द गेम अवे मीन्स होता है गिव आउट द सेक्रेट। जो सेक्रेट था वो अब सेक्रेट नहीं रह गया। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ 111. To cue from. To cue from what should be correct? A hint means किसी को संकेत देना, ओके? मीन्स किसी व्यक्ति के द्वारा जो किया गया लाइक क्या बोल सकते हैं आप, संकेत ही है। टू हिंट है तो संकेत ही समझिए। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर अ हार्ट टू हार्ट टॉक। बोलते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है ये, हार्ट टू हार्ट टॉकिंग करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज अपने हार्ट में रखे हुए हैं, तो उसे बोलते हैं फ्रैंक टॉक। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ 113. टू मिस द बस। तो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, जब वो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। बोलते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे, Same ठीक है? character. Yes, exactly. Person of same character. Option D should be correct. Now question number 115. To fight tooth and nail means पूरी आप अपनी जितनी भी आपके पास इफर्ट हो लगा देना। जैसे टीजीटी Every पीजीटी की possible तैयारी, effort. एग्जैक्टली हम लोग मैम कैसे एड़ी कर रहे चोटी हैं? का जो होता है, एड़ी चोटी का हाँ जो। जी, पूरी जोर लगा देना। टू फाइट टूथ एंड नेल, पूरा हम पावर लगा दे रहे हैं। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। टू कॉल अ स्पेड, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। टू कॉल अ स्पेड एन स्पेड, इसमें क्या डिप्लोमा। होना चाहिए? टू बी वेरी Respect, फ्रैंक। frank, yes, to be very frank. Okay, to be very frank. अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है टू बी फ्रैंक, यहाँ पर एक और आया था जिसका मतलब टू बी फ्रैंक था। यहाँ पर जो होता है टू बी फ्रैंक होता है, लेकिन यहाँ पे अनप्लीजेंट चीजों की नहीं, हर एक बातों के लिए होता है, ठीक है ना? टू बी फ्रैंक यहाँ पे वो बातें जो कि अनप्लीजेंट हो। कहाँ गया क्वेश्चन? ये है ना, टू स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली अबाउट थिंग्स इवन एम्बैरेसिंग, ठीक है ना? एम्बैरेसिंग हो या अनप्लीजेंट थिंग्स हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे सेंस है, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दोनों में। टू कॉल अ स्पेड में। नाउ 117 में बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। ओके, 17 में क्या होना चाहिए? तो to deduce from given facts. Option D should be correct. Right? Option D should be correct. इसको अगर आप समझना चाहें तो ऐसा समझ लीजिए कि जो सुना या देखा उसने किसी भी स्थिति के बारे में सच्चाई का अनुमान लगाना है। ऐसा समझिए कि जो आधी अधूरी चीजें हों, ठीक है ना, हम उसे समझे नहीं, आधी अधूरी नहीं, ऐसा समझिए कि अनुमान लगाएं कोई चीज के बारे में, उससे रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे ना, हिंदी में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो। लास्ट देख लेते हैं। टू लुक डाउन वंस नोज, देन वो शुड बी करेक्ट। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, मोस्टली लोग जाएंगे सी के साथ। टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, नो, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, राइट? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, पूछ सकते हैं। हैव यू एनी डाउट रिलेटेड एनी क्वेश्चन? No problem, ma'am. नो Thank you so प्रॉब्लम, much, ma'am. थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम थैंक एवरीवन। यू वेरी मच। Thank ओके you, के ma'am. बाद जो है ग्रामर कवर की जाएगी लाल मोहम्मद सर के द्वारा, तो हम कॉल करेंगे लाल मोहम्मद सर। काइंडली प्रोसीड। Okay, thank you very much. Good evening to all of you. Am I गुड audible? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ऑडिबल होता। Good evening, good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Very good evening. वॉइस प्रॉपरली आ रही है? जी सर, आ रही है।
ग्रामर। एक मिनट रुकिए, इस पे थोड़ा सही से नहीं दिखता है, बट रीडर से बनाते हैं। स्क्रीन विजिबल है? सर हमें तो विजिबल नहीं हो रही है। चलिए अभी विजिबल हो जाएगी। आई होप अब दिख रहा होगा सभी को। जी सर हमें तो यस नहीं सर, दिख रही। हम यस सर, आ गई आप। रिज्वाइन कर लें सर आप हम। रीजॉइन कर लीजिए, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ, नेटवर्क इशू हो सकता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से। वैसे तो तमाम चीज़ें हम लोग एक नहीं 20 बार पढ़े होंगे, क्योंकि ये कुछ ऑथेंटिक ऐसे नोट्स हैं जो कई चीज़ों को मिला करके बनाए गए हैं, और मोस्टली इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को तैयार किया गया है कि जिनसे कहीं ना कहीं हम लोगों से गलतियाँ होती ही रहती हैं। ठीक, वैसे तो खैर तमाम चीज़ें कई बार पढ़ते पढ़ते हम सभी को मालूम होती हैं, लेकिन जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वहाँ से चूक भी हो जाया करती है एग्ज़ाम में अक्सर। तो देखते हैं, जो चीज़ें बहुत ईजी हैं उसको थोड़ा लाइटली हम लोग पढ़ते हुए आगे स्किप करते हुए निकल लेंगे, बाकी जो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जहाँ से गलतियाँ होती हैं उसको थोड़ा सा हम लोग एम्फेसाइज करते हुए पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सभी लोगों को अच्छे से पता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कार्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इससे भी क्वेश्चन बनाया जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, कई बार जो है थोड़ा सा थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रेम कर दिए जाते हैं आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक मिनट। वर्ड्स are divided into different kinds or classes are called parts of speech according to their use, that is according to the work they do in a sentence। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, एडजेक्ट और वर्ब। ठीक, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा नाउन। हम सबको पता है कि नाउन जो होता है किसी पर्सन, थिंग, प्लेस या आइडिया, क्वालिटी या किसी थिंग को जो है रिप्रेजेंट करता है। काइंड की इसकी हम बात करें तो काइंड जो है हमारे नाउन के, हम सबको पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। जैसे कॉमन नाउन पहला है हमारा, जैसे कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब ही होता है सामान्य। ठीक है, मतलब जहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी मतलब व्यक्ति विशेष या किसी चीज़ विशेष का आभास न होकर के हमें कॉमनली सेम काइंड ऑफ थिंग्स का रियलाइजेशन होता है, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इट इज़ नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर थिंग का कोई नाम नहीं होता है। जैसे बॉय है, गर्ल है, रिवर है, माउंटेन है, एटसेट्रा। प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन में हम सबको पता है कि प्रॉपर नाउन कोई पर्टिकुलर पर्सन या किसी प्लेस का नाम होता है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, सानिया, इंडिया, जुपिटर, एटसेट्रा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को भी हम सभी लोग इससे परिचित हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिवली जब कोई एक नाउन फ्रेम किया जाता है, मतलब कलेक्टिवली किसी चीज़ को मिल करके जब कोई एक नाउन बनता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्राउड है, मॉब, टीम, क्लास, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, पार्लियामेंट, कमेटी, एटसेट्रा। आगे बात हम करते हैं, जैसे फ्लीट है, फॉर एग्जांपल इसमें समझाया भी गया है, कलेक्शन ऑफ शिप्स को हम लोग फ्लीट बोलते हैं ना, वीणा, ठीक है, जहाज, जहाज का वेसल्स जैसे होता है। आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है। क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, जैसे पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्राउड क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। आगे बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, कुछ चीज़ें अभी ये तो खैर थोड़ा सा जनरली हम सबको पता है, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वहाँ इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए चलेंगे।
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यूजुअली किसी क्वालिटी का, किसी एक्शन, किसी स्टेट, ठीक है, स्टेट को जो है हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी में जैसे गुडनेस हो गया, ठीक है, काइंडनेस है, वाइटनेस है, डार्कनेस है, हार्डनेस है, ये सब कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाली नाउन है। विजडम, ब्रेवरी एक्सेट्रा। एक्शन में जैसे लाफर, ठीक है, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट, हेटेड, ये सब एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट, स्थिति में जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, ठीक है, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ एंड पावर्टी। द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, देखिए यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, बना भी है। द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, इसमें आर्ट्स एंड साइंस में इसको ध्यान रखिएगा, जैसे ग्रामर है, म्यूजिक है, ठीक है, केमिस्ट्री है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। जो भी आर्ट्स एंड साइंस के नेम है, जैसे ग्रामर है, म्यूजिक है, केमिस्ट्री है, ठीक, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर किए जाएंगे। आगे देखते हैं। नोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वी कैन स्पीक अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे ये सब एडजेक्टिव इसके पहले यूज़ किए गए हैं, ये सब क्वालिटी को कहीं ना कहीं जो है हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे जो नाउन हमारा जो बनता है, जैसे ब्रेव से क्या बनेगा, ब्रेवरी, ठीक है, स्ट्रेंथ और ब्यूटी। आगे देखते हैं। So also we can speak the what person do or feel apart from the person themselves and give it a name, तो वेल नोन है। आगे हम लोग चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस किस तरह से जो है फॉर्म किए जाते हैं, किन किन चीज़ों से फॉर्म किए जाते हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं, कौन कौन से, जैसे काइंडनेस, काइंड से बनता है, काइंड हमारा एडजेक्टिव है, जबकि काइंडनेस हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे ऑनेस्टी बनता है ऑनेस्ट से। इन द सेम वे आगे हम लोग चलते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन वर्ब से जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेम किया जाता है, जैसे ओबीडियंस, ठीक है, ओबीडियंस, ओबे हमारी वर्ब होती है, ओबे से ओबीडियंस बनता है। अगर ओबीडियंट लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्यों, कोई बताएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा जी, वेरी गुड। ग्रोथ, जैसे ग्रोथ हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि ग्रो वर्ब से इसको बनाया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस हमको अमूमन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। कुछ कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है, जिनसे भी हमारा एडजेक्टिव मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्ड से बना हुआ है, स्लेवरी, स्लेव से बना है। वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और कई ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो इसको आप लोग कंसिडर करिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या होता है, ड्रॉन ऑफ। आगे चलते हैं। देखिए कुछ अदर क्लासिफिकेशन है हमारे नाउन के, जिनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार इनसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती हैं। कुछ हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स में जैसे कुछ उनके नेम्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, पीपल दैट वी कैन काउंट, जिनको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बुक है, ठीक है, पेन है, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, ये सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं हमारे, आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन काउंट, वी कैन नॉट काउंट, सॉरी, इनको हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे मिल्क है, हम गिन नहीं सकते, ऑयल, सर एक शुगर, बार ऊपर कोल। वाले एग्जाम को देख सकते हैं दोबारा? जी बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ सर, इनको ही एक बार। ओके, जी सर, एक बार सर इनको और थोड़ा सा प्लीज एक बार बता दीजिए। अच्छा कहाँ से बता दें, बताइए। यहाँ से जो एडजेक्टिव से फ्रेम करने वाले नाउन्स हैं, यहाँ से देखना है। बस लास्ट में जो था अभी। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था कि देखिए कुछ हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो कि एडजेक्टिव से बनते हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस अगर बनता है कि किस एडजेक्टिव से कौन सा मतलब जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर पूछ लिया जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे काइंड हमारा एडजेक्टिव है, इससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, काइंडनेस। जैसे ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, इससे बनता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या हो जाएगा, एक नाउन है।
इसी तरह से कुछ वर्ब से फ्रेम किए जाने वाले हमारे नाउन्स रहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे ओबे, आज्ञा, मतलब जो है आज्ञा मानना, ठीक है। तो ये ओबे जो वर्ब है इससे ओबीडियंस बना है ना। इसी तरह से ग्रो वर्ब से ग्रोथ नाउन हमारा बनता है। इन द सेम वे जैसे कुछ कॉमन नाउन्स हैं हमारे, कॉमन नाउन से भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, जैसे चाइल्ड कॉमन नाउन है, चाइल्ड से चाइल्डहुड बनता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा। स्लेव, स्लेव से स्लेवरी बनता है। मीनिंग अगर मैंने बताया था कि अगर पूछा जाता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन, तो ये ड्रॉन ऑफ, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा फ्रेजल वर्ब है, तो इसको कंसिडर करिएगा। कुछ अदर जो है अनदर क्लासिफिकेशन जो है नाउन का किया गया है, जिसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल है, जिनको हम गिन सकते हैं सिंपल सी बात है वो हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। न गिनने वालों में जैसे मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, ये सब न गिने जाने वाले नाउन्स होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। क्लियर है सर, थैंक यू। ओके, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट। हम सबको पता है काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, चूंकि जिनको गिना नहीं जा सकता है उनको हम प्लूरल फॉर्म नहीं उनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बुक का हम लोग बुक्स कर सकते हैं, लेकिन मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता, वेल नोन है। आते हैं हम लोग जेंडर पर। देखिए जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर का भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल, ठीक है, मेल सेक्स। ऐसा नाउन जो मेल सेक्स को डिनोट करता है मस्कुलिन जेंडर कंसीडर किया जाता है, ठीक, ये वेल नोन है। खैर ये तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है जेंडर कम्स फ्रॉम, अगर ये पूछ दिया जाए कि जो जेंडर वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो जीनस से आया है। दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। पहली बात तो किस लैंग्वेज से, मतलब इसको जेंडर वर्ड आया है तो लैटिन से आया है, ठीक, लैटिन के किस वर्ड से आया है तो जीनस वर्ड से आया है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो काइंड या सॉर्ट होता है, ठीक है। तीन तरह के क्वेश्चंस मतलब यहाँ पर फ्रेम किए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे चलते हैं। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर जो फीमेल जो है सेक्स को डिनोट करने वाले जो भी नाउन्स होते हैं हमारे फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है, वेल नोन है। कॉमन जेंडर की अगर हम बात करते हैं, जैसे अदर मेल और फीमेल, ठीक है, का रियलाइजेशन होता है, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, किसी पर्टिकुलर मेल या फीमेल को डिनोट ना करके वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंट है, ठीक है, चाइल्ड है, फ्रेंड है, पपिल, डॉक्टर, सर्वेंट, ठीक, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट। क्योंकि ये वर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एज इट इज़ भी रख दिए जाते हैं, इसलिए मैं इनको बोल दे रहा हूँ, पढ़ा ही दे, मतलब जो है मैं इसको थोड़ा सा बोल करके ही बता दे रहा हूँ। बेबी है, मोनार्क, नेबर और इन्फेंट, तो ये सब हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। न्यूटर जेंडर जो किसी मतलब ना तो वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ठीक है, मतलब इनसेंसेट थिंग्स जो हमारी होती हैं, निर्जीव चीज़ें, लाइफलेस थिंग्स को हम न्यूटर जेंडर में कंसीडर करते हैं, ठीक है। सर जैसे बेबी को कहीं कहीं इसमें न्यूचर जेंडर में भी दिखाया जाता है, हाँ बेबी को। बेबी, बेबी हाँ बेबी न्यूटर जेंडर में, कई कुछ ऐसे न्यूटर जेंडर में होता है, जैसे कि बेबी न्यूटर जेंडर में होता है, या फिर ऐसे इंसेक्ट्स जो होते हैं मतलब जिनका जो है जेंडर का रियलाइजेशन इजीली नहीं किया जा सकता है, उनको भी जो है उसमें न्यूटर जेंडर में कंसिडर किया जाता है, मीन्स की प्रोनाउन उसके लिए जैसे इट लगता है, ठीक है, ये चीज़ बता रहे जी होंगे सर। ना। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, तो न्यूटर जेंडर जनरली क्या होता है, न्यूटर जेंडर में हम लाइफलेस जो थिंग्स होती हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। न्यूटर मीन्स अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो न्यूटर मीन्स नाइदर, क्या होता है, नाइदर, दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, इसमें ना तो मेल और ना ही फीमेल। न्यूटर का मीनिंग अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका मीन नाइदर होता है। आगे चलते हैं। It will be the seen that the modern English, the gender of the noun is entirely the matter of sex or the absence of sex. It has nothing to do with the form of a noun, which determines the gender in many other languages. In Urdu, where Bajik is masculine and Lakri is feminine. ठीक है, आगे देखते हैं।
ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ इज ऑफन पर्सनिफाइड। देखिए जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हमारी जो थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो इंसेंसेट होती हैं, निर्जीव होती हैं, उनको पर्सनिफाइड किया जाता है। दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग। ठीक है, उनको बोलने में इस प्रकार से उनको बोला जाता है, कहा जाता है जैसे कि वो जीवित हों। ठीक है, तो वी देन रिगार्ड देम मेल और फीमेल। ऐसी कंडीशन में हम उनको मेल या फीमेल कंसीडर करते हैं। तो जब जब भी कोई इस तरह का एग्जाम्पल आता है तो उसको ध्यान रखेंगे कि उसको अगर पर्सनिफाइड किया गया है, ठीक है, मानवीकृत किया गया है, तो वहाँ पर उसको ध्यान रखना है। जनरली जो है हमको क्या है कि उनको न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। वैसी कंडीशन में मेल या फीमेल को हम कंसिडर करेंगे। मस्कुलिन जेंडर, द मस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड द ऑब्जेक्ट रिमार्केबल द स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बना हुआ है। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए या फिर वायलेंस की बात की जाए तो उसको किस में हम रखेंगे? मस्कुलिन जेंडर में। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ या वायलेंस के का सेंस या रियलाइजेशन जहाँ पर होता है उसको मस्कुलिन जेंडर कंसिडर किया जाता है। इसमें जिसमें जैसे द सन है, समर है, ठीक है, विंटर, टाइम, डेथ एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये दे करके ही पूछ लिया जाता है कि ये नाउन किस जेंडर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इनका जेंडर क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे ये मस्कुलिन जेंडर में कंसिडर किए जाएंगे। द सन सेट्स, अब इसके लिए से प्रोनाउन की भी कई बार प्रॉब्लम आती है, चलिए बाद में बताते हैं। तो प्रोनाउन भी कई बार पूछा जाता है, तो प्रोनाउन लगाने में भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि नाउन जो है, नाउन से जो है हम लोग जो है उसको प्रोनाउन उसी हिसाब से लगाएंगे। जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं तो कहीं ना कहीं हमको आसानी से प्रोनाउन का यूज़ करना आसान हो जाता है। आगे देखते हैं फेमिनिन। देखिए फेमिनाइन जेंडर में किस प्रकार की चीज़ों को फेमिनिन जेंडर में कंसिडर किया जाता है? ऐसी थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ब्यूटी को, जेंटलनेस को या फिर ग्रेसफुलनेस को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम फेमिनिन जेंडर में कंसिडर करते हैं। वैसे तो खैर फेमिनिन जेंडर में जनरली जो चीज़ें आती हैं उसको तो इजीली हम सभी लोग पहचान लेंगे, बट कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ें देख करके पूछ लिया जाता है। जैसे हिंदी में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और हर एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। जैसे जो चीज़ें ब्यूटी को, जेंटलनेस को, ग्रेसफुलनेस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने वाली थिंग्स होती हैं, उनको हम लोग फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करेंगे। जैसे द मून, ठीक है, द अर्थ, द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है, बसंत ऋतु या पतझड़ का मौसम जो होता है, ठीक, नेचर, नेचर को भी फेमिनिन में कंसीडर किया जाता है, इससे भी क्वेश्चन बना है। लिबर्टी, जस्टिस, ध्यान रखेंगे। मर्सी, इसके लिए अगर प्रोनाउन भी आएगा तो फेमिनिन का ही लगाएंगे। पीस, होप और चैरिटी। तो ये सर कुछ हमारे ऐसे। जी सर आई थिंक जो ये क्वालिटीज हैं मुझे लगता है लेडीज में ज्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए इसको फेमिनिन जेंडर ही बोल कर हाँ देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी अपने तो दिमाग में बिठा सकते हैं। असली जी नहीं, वो सब मेल में ज्यादा वो क्वालिटीज होती हैं और ये फीमेल में हाँ होती हाँ हैं, हाँ, क्योंकि जैसे लेडीज भी का आप, आशा रख हाँ देते हैं। जी जी तो बिल्कुल। उस इसीलिए जो है इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखने के लिए, मतलब ये यस चीज़ सर, ऐसे भी आप अपने माइंड में जो है मेकअप कर सकते हैं कि यस सर। ऐसी थिंग्स जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जेंटलनेस को या ग्रेसफुलनेस को, जो शोभा वाली चीज़ें होती हैं, सुंदरता के लिए यूज़ की जाने वाली, मतलब जो है उनका सेंस में जो है यूज होता है, तो उनको हम जो है फेमिनिन जेंडर में कंसिडर करते हैं। ठीक, कई बार ऐसा होता है कुछ वर्ड से ऐसा लगता है कि हम लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा करके उसमें जो है प्रोनाउन जब भी पूछा जाता है या फिर उसका जेंडर पूछ लिया जाता है तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसलिए कुछ जो ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको एज इट इज़ दिमाग में बिठा लीजिए, तो मेरा मानना है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे द मून हैज़ हिडन हर फेस, अब यहाँ पर हिज फेस जो है लगा करके दिया जा सकता है, या इट फेस लगा करके प्रॉब्लम जो है दी जा सकती है। तो अमूमन लोग तो खैर हिज और हर पे नहीं जाएंगे, लेकिन इट लगाएंगे, चूंकि जो है निर्जीव मानेंगे उसको, ठीक है, लाइफलेस मानते हुए। तो ध्यान रखेंगे इसको, फेमिनिन जेंडर प्रोनाउन इसमें यूज किया गया है। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, अब यहाँ पर देखिए स्प्रिंग के लिए हर का यूज किया गया है। द पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोड देन वार, अब यहाँ पर भी देखिए प्रोनाउन जो यूज किया गया है फेमिनिन जेंडर का यूज किया गया है। आगे चलते हैं। This use is most common in poetry, but certain nouns are personified in prose too. देखिए इनका जो यूज़ होता है, ठीक है, तो एक पोएट्री में तो खैर कॉमन है, लेकिन कई बार प्रोज में भी इसका यूज़ हमको देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखेंगे। A ship is often spoken of as sea, as the ship lost all her boats in the storm। अब यहाँ पर शिप के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ किया गया है? फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे।
वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। ठीक, अब इसमें देखिए कि किस किस तरह से उनका जो है फ्रेम किया जाता है, फॉर्मिंग की जाती है फेमिनिन नाउन की। ठीक है, मस्कुलिन से फेमिनिन। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इनको हम लोग देख ले रहे हैं। बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। कई कुछ ऐसे मस्कुलिन हमारे नाउन्स होते हैं जिनको जब भी हम मस्कुलिन मतलब जो है नाउन्स होते हैं जिनको हम फेमिनिन में जब हम उनको बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर में जब हम चेंज करते हैं, तो उनको जो है पूरा स्ट्रक्चर ही उनका चेंज करना होता है। मीन्स कि कहीं यस या यस लगा करके या फिर कुछ इस तरह से चीज़ें ऐड करके हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके हम उसको फेमिनिन में ना बना करके पूरा स्ट्रक्चर ही हमको अलग से एक नया वर्ड ही हमको देना होता है। जैसे बैचलर, ठीक है, बैचलर का फेमिनिन क्या होता है? मेड या इंस्पेक्टर। अच्छा, हालांकि ये जो है मेड ये ओल्ड यूज में था, अब अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इंस्पेक्टर आपको जो है टिक करना है। बॉय गर्ल सभी जानते हैं, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, बक कर डू पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बुल, ठीक है, बुल का काऊ होता है। बुलक का हाइफर। कई बार ये जो है बुलक का जो है कई काऊ लिख करके देता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका अप्रोप्रिएट क्या होगा? हाइफर। कॉक का हैन पता है। कॉर्ट का फिली। ठीक, डॉग का बिच होता है। ठीक, ड्रैग का डक। कई बार एग्जाम में जो है ये भी पूछा जाता है। ड्रोन का बी, ये भी शायद मुझे लगता है कि पिछली बार ही एग्जाम में आया था। अर्ल का काउंटेस होता है, जबकि फादर मदर वेल नोन है। और गैंडर का गूज, ये भी प्रीवियस एग्जाम में आपको मिला होगा। ठीक है, जेंटलमैन का लेडी होता है। इस तरह से अगला है हार्ट। ठीक है, हिरन होता है, इसका क्या होगा? रो। ध्यान रखेंगे, हार्ट का रो होता है। हॉर्स का मेयर। हस्बैंड वाइफ किंग क्वीन पता है। लॉर्ड का लेडी, मैन वुमेन वेल नोन है। मॉन्क का नन, ये भी पूछा गया है। नेफ्यू नीस, ये भी होता है, पता सर है। अभी जेंटलमैन का भी लेडी आया है। हाँ हाँ, जेंटलमैन का भी लेडी होता है। ठीक है, और yes, लॉर्ड का भी लेडी होता है। राम रैम, जैसे रैम होता है। ठीक है, एक तो राम होता है, इसी तरह से ही लिखा जाता है रैम लेकिन अगर इसका फेमिनिन अगर पूछा जा रहा है तो ध्यान रखेंगे इसका ई होता है। ऐसे इसमें ये किस रैम और ई का यूज किस में किया गया है? आप लोग जो है विलियम शेक्सपियर के एक प्ले में, क्यों? ओथेलो। ओथेलो यस में। सर, भेड़िए का हाँ पड़दीता वाला इंटरस्टेल। हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ, थोड़ा कोरिलेट कर इंटरस्टेल। सकते हैं चीज़ें, हाँ, चीज़ें याद रहेंगी। सर यस का सर मैडम सही। होता है, सन डार्टर वेल नोन है। स्टैग, ठीक है, बारहसिंघा होता है, इसका अगर फेमिनिन पूछा जाएगा तो हिंड होगा। अंकल का आंट होता है। इस तरह से विजार्ड भी पूछा गया है ये एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे इसका। 1 मिनट, स्क्रीन ही चला गया हमारा। आगे आते हैं, दिख रहा है जी? यस सर दिख रहा है। अच्छा, ठीक सर ये है। बारह लास्ट सिंगा किसका अभी बताया था? बारह सिंगा। स्टैग होता है, स्टैग। क्या दिया ओके हुआ है? सर, ओके जी, सर, ओके सर, यस। ध्यान रखेंगे। एक स्टेज इसी तरह से लिखा जाता है, इसमें जी ई होता है ना? ई न लगा यस करके अगर केवल जी होगा तो यस। वो बारहसिंघा होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा टाइम तो नहीं ओवर हो रहा है, चूंकि स्क्रीन पे हमको टाइम दिख नहीं रहा है। बता दीजिएगा इसके सर, आगे बढ़ते हैं हम ठीक लोग। है, ठीक है। अभी जो है 10 मिनट ले सकते, 10 मिनट, अच्छा, ठीक 5 मिनट ले लीजिए सिर्फ, पाँच ठीक है, 5 मिनट। ठीक, ओके। देखिए कुछ ऐसे हमारे मस्कुलिन जो है जेंडर के नाउन से कुछ ऐसे रहते हैं जिनमें कुछ हमको सफिक्स प्रीफिक्स जो है, ठीक है, सफिक्स यूज करके जो है उनको हमको फेमिनिन जेंडर में चेंज करना होता है। ठीक, जैसे आथर, जिसमें हमको क्या करना होगा? ई डबल एस हमको लगाना होता है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे हमारे मस्कुलिन नाउन हैं, मस्कुलिन जेंडर, जिसको हम फेमिनिन बनाने के लिए ई डबल एस हम ऐड करते हैं इन द लास्ट ऑफ वर्ड। जैसे बैरोन का बैरोनेस होता है, काउंट काउंटेस, जेंट है,
एयर है, हॉस्ट है, जीव है, लाइन, मैनेजर, इसमें सब लास्ट में ESS हमको ऐड करना है। इन द सेम वे मेयर, ठीक है, पेट्रॉन, पियर, ये वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको जो है एज इट इज़ माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो फिर ऐसा लगता है कि हमें पता है, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो फिर कई बार चीज़ें, जब ऑप्शंस कई हो जाते हैं तो फिर माइंड हमारा थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है, दूसरी तरफ भागने लगता है। मेयर, पेट्रॉन, ठीक, पियर, वाइट, प्रीस्ट, प्रॉफेट, शेफर्ड, स्टेवार्ड और विस्काउंट, इनमें हमको ESS ऐड करके फेमिनिन जेंडर फ्रेम करना होता है। आगे देखते हैं, कुछ हमारे ऐसे मस्कुलिन नाउन हैं, ठीक, जैसे इसमें भी हाँ देखिएगा वही चीज़ें हैं, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस होता है, बेनिफैक्टर है, काउंट और कंडक्टर, इंचेंटर, फाउंडर, हंटर, इंस्ट्रक्टर, निग्रो, एबोट। निग्रो का ध्यान रखिएगा, कई बार जो है निग्रो एक बार पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, मैंने एक पूछा हुआ क्वेश्चन मतलब कहीं देखा है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो वर्ड्स हैं इनका जो लास्ट में जो वावल वर्ड मतलब जो भी हमारा लेटर है, इस वावल लेटर को रिमूव कर दिया जाता है तब जाकर, और लास्ट में ESS ऐड करना होता है। लास्ट वाला जो हमारा वावल होगा इसको रिमूव कर देना है, ठीक, और आफ्टर दैट ESS हमको ऐड करना होता है, जितने भी ये वर्ड्स हैं। तो ध्यान रखेंगे, जैसे एक्टर, बेनिफैक्टर, कंडक्टर, इंचेंटर, तो जो भी हमारा लास्ट में वावल है उसको रिमूव करके फिर ESS ऐड करना है। फाउंडर, हंटर, इंस्ट्रक्टर, निग्रो, एबॉट, ड्यूक का डचेस होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ये कुछ हमारे एक्सेप्शनल भी इसमें मिल रहे हैं, जैसे निग्रो का निग्रेस है, जो तो खैर एक्सेप्शनल नहीं है। एबोट का एबेस है, ये थोड़ा सा उस रूल को वायलेट कर रहा है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। ड्यूक का डचेस, और इम्प्रेस का तो खैर इम्प्रेस होता है। कुछ हमारे मस्कुलिन नाउन्स ऐसे होते हैं जो जिनको फेमिनिन बनाने के लिए INE या फिर RIX हम लास्ट में उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ उनमें ऐसे हमारे भी नाउन होते हैं जो बिल्कुल एकदम जो है उसका स्ट्रक्चर ही हमको थोड़ा सा माइंड में सेट करना होता है, सिर्फ उसमें कोई रूल ये कहें अगर अपनी लैंग्वेज में, रूल जो है इस तरह के उसमें ऐड नहीं किए, मतलब लागू नहीं होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, इनको थोड़ा सा अलग से देखना होगा। जैसे हीरो का हीरोइन होता है, टेस्टेटर का टेस्टेटिक्स होता है, टेस्टेटिक्स होता है, जार का जरीना, सुल्तान का इस तरह से सुल्ताना, ठीक है, ये पूछे गए वर्ड्स हैं। और सिग्नोर का सिग्नोरा, फॉक्स का विक्सन, ये भी पूछा गया है। तो सिग्नोर मीन्स क्या होता है? सिग्नोर मीनिंग तो मुझे देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें क्लियर नहीं ओके है, सर। ठीक है। श्रीमान होता है श्रीमान, श्रीमान हाँ श्रीमती, चिकनोरा श्रीमती, जी 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 श्रीमान। जी, थैंक यू। ये कुछ हमारे अनाउंस हैं जिनको फेमिनिन, ठीक है, देखिएगा फेमिनिन कैसे फ्रेम करते हैं, जैसे ग्रैंडफादर है तो उनका जो है ग्रैंड मदर, ठीक है, मतलब जो हमारा रूट वर्ड है, ठीक है, उसी का फेमिनिन हम बनाते हैं, ठीक, जो भी एडजेक्टिव लगा होता है उसको हमको नहीं चेंज करना है, जैसे ग्रैंडफादर तो ग्रैंड मदर, ठीक, ग्रैंड अंकल तो अंकल का आंट जैसे होता है, ठीक है, मैन सर्वेंट तो मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, मिल्कमैन मिल्क वुमेन, ठीक, पीकॉक पीहेन, सेल्समैन सेल्स वुमेन, वाशरमैन और वाशर वुमेन। आई होप टाइम हो रहा होगा, तो हम लोग जो है आगे का कल प्रोसीड करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टॉपिक इजी हैं तो वो तो खैर कई बार आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, और जो चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं या फिर जहाँ से कन्फ्यूजन होता है उसको जो है कई बार पढ़ें तब भी कन्फ्यूजन का कन्फ्यूजन ही रहता है, उसको थोड़ा सा हमने अलग से एम्फेसाइज करने की कोशिश की। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, उसको दोबारा से देख लिया जाए, वरना हम फिर आगे क्लास जो है सुरेश सर को हैंड ओवर थैंक यू करेंगे। सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। नो ओके, प्रॉब्लम। थैंक यू सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए इसमें से जैसे अभी न्यूटर जेंडर की बेबी की बात कर चल रही थी कि बेबी जो है न्यूटर में भी माना जाता है, और हमने यहाँ पर नोट्स में कॉमन दे रखा है, लेकिन जो नोट्स हमने बनाया है वो आयोग बुक्स को कंसीडर करता है एज इट इज। तो
वैसे तो क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है, बेबी को दे करके जेंडर पूछ लिया जाता है कि न्यूटर होगा कि कॉमन होगा, तो हमें कॉमन के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि ये आयोग कॉमन को ही कंसीडर करता है। हालांकि हमने पढ़ा इसको न्यूटर में भी। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इस चीज को हम ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी इसमें से लिखा हुआ हर एक पॉइंट पे किसी को अगर कोई आर्गूमेंट लगता है कि फला बुक में जो है हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे तो सर ने ये बताया है, तो लाल मोहम्मद सर से शायद संपर्क कर लेगा या हमसे संपर्क कर लेगा। उसको बुक का नाम, पेज नंबर सहित, रेफरेंस नंबर सहित बता दूंगा कि कहाँ से ये पॉइंट उठाया गया है, और ये बुक को आयोग कंसिडर करता है। बहुत ही ऑथेंटिक सेल्फ मेड नोट्स है, गुंजाइश बहुत कम है, ना के बराबर। हम लोग जो है लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। लिटरेचर में जो है हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं राइटर। राइटर में जो है सबसे पहला राइटर हम स्टार्ट करेंगे चौसर। चौसर जो हम लोगों को पढ़ने हैं राइटर, जीआईसी और पीजीटी के जो राइटर हैं हमारे टोटल, उनमें से राइटर पढ़ने कौन कौन से हैं ये जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे जॉफरी चौसर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर विलियम शेक्सपियर, हम लोग टीजीटी में पढ़ चुके हैं, इसको कई बार पढ़े हैं। जॉन मिल्टन भी टीजीटी में पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। जॉन ड्राइडन हमें पढ़ना है, अलेक्जेंडर पॉप पढ़ना है हमें, वर्ड्सवर्थ भी पढ़ चुके हैं हम लोग टीजीटी में, पीवी शैली पढ़ना है हमको, जॉन कीट्स पढ़ना है, टेनिसन पढ़ना है, मैथ्यू अर्नल्ड है, चार्ल्स डिकेंस है, विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, सब विक्टोरियन राइटर हैं, थॉमस हार्डी है, डब्ल्यू.बी. ईट्स है, टी.एस. इलियट है, जी.वी. शाह है, विलियम फॉकनर पीजीटी स्पेशल के राइटर हैं, जीआईसी में नहीं है, जॉर्ज ऑरवेल है, राजा राव इंडियन राइटर हैं, और मुल्क राज आनंद इंडियन राइटर, निस्सिम म्यूजिकल इंडियन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूएस, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हैरोल्ड प्रिंटर पोस्ट मॉडर्निस्ट, आर.एन. टैगोर इंडियन, गिरीश कॉनराड इंडियन, वी.एस. नेपाल, कमला दास, इतने जो है राइटर हम लोगों को कवर कर। इनमें से जो है लगभग 70% राइटर ऐसे हैं जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं टीजीटी के एग्जाम से भी हमारा मिलता है। जैसे पीवी शैली हैं, वर्ड्सवर्थ आप तो टीजीटी के हैं ही हैं। अब अलेक्जेंडर पोप के क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो भी वर्क है पूछ लिए जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो। जॉन ड्राइडन का हीरोइक कपलेट कहाँ नहीं पूछा जा सकता, हर जगह पूछा जा सकता है। और जॉफरी चौसर की कैंटरबरी टेल से तो कई एग्जाम्पल बन ही जाते हैं। इनके द्वारा राइम रॉयल जो दी गई है वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ राइटर ऐसे हैं जो अगर टीजीटी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी जो है आप ये चीज़ों को देख सकते हैं। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे पहला राइटर जॉफरी चौसर। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है, बेसिक चीज से चीज़ों को हम लेके चलते हैं कि कहीं से भी अगर एग्जामिनर का दिमाग उस राइटर से लेकर के क्वेश्चन बनाने का बने तो आखिर वो कहाँ से क्वेश्चन जो है उठा सकता है, वो सारे पॉइंट कवर करने की इसमें जो है हमने कोशिश की। सबसे पहले जो हम देखते हैं जो जॉफरी चौसर हैं, ये जॉफरी चौसर किस एज से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ये बन जाता है कभी कभी। तो ये बिलोंग करते हैं मिडिल एज से। मिडिल एज कब से कब तक माना जाता है, 1066 से 1500, 166 से 1500 तक के, ये 434 ईयर का ड्यूरेशन माना जाता है। तो क्या 434 साल तक के तो जॉफरी जिंदा रहे नहीं थे। ये पीरियड है उस पीरियड का माना जाता है ये इतना ईयर रहे। लेकिन ये जो पीरियड था हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड, वो 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड। इसमें पहला था एंग्लो नॉर्मन जो कि 166 टू 1340 तक के माना जाता है, जो लगभग 274 ईयर्स का ये ड्यूरेशन इसका माना जाता है। इसके बाद जो है आता है आपका एज ऑफ चौसर, जो कि इनके जन्म से के बाद से ही स्टार्टिंग इसकी मानी जाती है।
1314 to 1400 अराउंड 60 ईयर के करीब में ये एज ऑफ चौसर का एरा माना जाता है। थर्ड आता है आपका एज ऑफ रिवाइवल, जिसे 1400 टू 1550 तक के माना जाता है, अराउंड 150 ईयर्स। ये कुछ ऐसे एरा हैं जिसको हम मिडिल एज को इस पीरियड इन तरीके से जो है हम याद करते हैं और जानते हैं। इसी में जो है एज ऑफ रिवाइवल में वार ऑफ रोसेस ये सारी घटनाएं जो है इसमें होती हैं। एक चीज ये देखना है हमको कि जो जेफरी चौसर थे उनके पीरियड में चौसर के अलावा, मतलब जो एज हमने एज ऑफ चौसर ये पढ़ी 1340 से लेके 1400 तक के, इसके बीच में चौसर के अलावा कौन कौन से और राइटर थे जहाँ पे ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है कि ये कंटेम्प्रेरी राइटर चौसर के हैं या फला एज से ये जो है राइटर बिलोंग करते हैं, तो वो राइटर जो है जान लेते हैं। जैसे कि जॉन ग्रोवर 1330 से लेके 1408 तक के इनका माना जाता है लाइफ पीरियड। इनका जो फेमस वर्क है ये है कन्फेसियो एमेनेटिस। कन्फेसियो एमेनेटिस ये वर्क जो है हायर के कई एग्जाम में पूछे गए हैं, हालांकि टीजीटी में तो नहीं पूछे गए लेकिन पीजीटी जीआईसी में पॉसिबल है। वॉक्स क्लेमेंटिस, विलियम लैंगलार्ड, ये बहुत नाम फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। इनका है पियर्स एंड प्लोमेंस, ये सारे क्या हैं, ये जो है जेफरी चौसर के कंटेम्प्रेरी राइटर है। जॉन लेडगेट, इनका जो है द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये भी वर्क पूछा जाता है। थॉमस हैक्लिव्स, इनका जो है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। ये चार राइटर ऐसे हैं जो फेमस राइटर हैं, जो जेफरी चौसर के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, मिडिल एज से बिलोंग करते हैं, एज ऑफ चौसर से बिलोंग करते हैं, और इनके जो मैग्नम ओपस वर्क हैं, जो फेमस वर्क हैं, वो कहीं ना कहीं जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जो है राइटर इनका जेफरी चौसर का कंटेम्प्रेरी है या फिर नहीं है। जेफरी चौसर का जो लाइफ पीरियड रहा है या जो एज ऑफ चौसर रही है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हुई हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, वो भी आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। नॉट ओनली पीजीटी जीआईसी बट आल्सो एवरी एग्जाम्स, जहाँ पे भी इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती है, वहाँ पे भी आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस पॉइंट से। जैसे कि द 100 ईयर वार्स 1337 से 1453, कहीं पर 60 प्लस में, क्योंकि काफी दिन तक ये चला था, तो इसका जो है पर्टिकुलर एरा फिक्स नहीं मिलता है, लेकिन अलग अलग डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मिल जाता है। इसमें जो है ये माने रखता है कि किसके किसके बीच में होता है, ये पूछा जाता है। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस जो है ये हुआ था, ये चौसर के एज के टाइम का ही है। दूसरा है ब्लैक डेथ आता है इनका 1348 में, जो है एक डिवाइन समझिए कैलामिटी होती है, तो ये 1348 में ब्लैक डेथ ये दिमाग में रखना है हमको, ये उन्हीं के टाइम का है। द पीजेंट रिवोल्ट, वहाँ के रिवोल्ट आ गया था, कॉमन रिवोल्ट आया था वहाँ की राजशाही के खिलाफ 1381 में होता है, तो ये भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा सकता है। ये सब की घटनाएं हैं, ये चौसर के एज की घटनाएं हैं। नोट है, चौसर इज अ पोएट हु सॉ द रेन ऑफ 3 इंग्लिश किंग्स, ये भी पूछ जाता है कि चौसर के टाइम पर कौन कौन से इंग्लिश किंग थे, इन रेंस में जो है उन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर या अपनी जो है पूरी लाइफ को सर्वाइव किया। वाज बोर्न इन रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, 3 याद रखिएगा। लिव्ड थ्रू रिचर्ड सेकेंड, 2 याद रखिए। एंड डाइड द आफ्टर हेनरी फोर्थ असेंडेड द, मतलब यहाँ पर 3, 2, 4 एडवर्ड थर्ड में जो है पैदा होते हैं, रिचर्ड सेकंड में जो है इनका बढ़िया अच्छा पीक चलता है, और हेनरी फोर्थ में इनकी डेथ होती है। तो ये 3 जो किंग्स होते हैं इनके लाइफ पीरियड में रहते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि हिस्ट्री में दर्ज हैं एज ऑफ चौसर के टाइम पे। जैसे एडवर्ड थर्ड का रेन होता है, कब होता है, 1327 से 1370 तक। विलियम लैंगलॉर्ड का बॉर्न होता है इसी में, और बिगिनिंग ऑफ द 100 ईयर वार्स इसी में चालू हो जाता है। और चौसर, सबसे बड़ी घटना तो यही होती है कि चौसर पैदा होते हैं। बैटल ऑफ क्रेसी 1346 में होता है। ब्लैक डेथ जो है 1348-49 में के बीच में माना जाता है ये। और बैटल ऑफ क्वैक्टर्स ये 1356 में आता है। रिचर्ड सेकंड का जो रेन होता है 1377-99 में, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वाइक्लिफ्स की जो बाइबिल आती है 1380 में, ये किसी भी एग्जाम में जाएंगे इंपॉर्टेंट है, ये चौसर के एज की ही बात करी जा रही है। वॉट टाइलर्स रेबेलियन 1381 में ये चीज होती है, जिसे कि हम पीजेंट रेबेलियन के नाम से भी जानते हैं। हेनरी फोर्थ का असेंडेशन होता है 1399 में, ये डेट सारी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
डेथ ऑफ लैंगलाइन 1400 में होता है और डेथ ऑफ चौसर, ये दोनों एक ही साल में इनकी मृत्यु होती है। ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे जो हम चौसर की बायोग्राफी पढ़ने से पहले इतनी चीजों को हमें पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे किस एज से बिलोंग करते हैं, उस एज का कार्यकाल क्या था, उस एज की प्रमुख घटनाएं क्या थी, उस एज में जो है कंटेम्प्रेरी राइटर कौन कौन से, उनके फेमस वर्क कौन कौन से थे, क्या कोई डिवाइन ऐसी कोई कैजुअलिटी वहां पर हुई, या फिर कोई ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसा हुआ, या कोई रिफॉर्म ऐसा हुआ, या रेन जो किन किन राजाओं का रहा। ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी भी राइटर को हम पढ़ें तो वो पहले राइटर को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में इतनी चीजें होनी चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन होते हैं उनको फॉर्म करने में एग्जामिनर के दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें आती हैं और वो हमें जो है फंसाती हैं। जनरली जो हम बुक्स मार्केट की पढ़ें या किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ें तो वो जोफ्री चौसर पढ़ेंगे, कोई भी राइटर पढ़ेंगे तो वहाँ की बायोग्राफी से स्टार्ट होगा, डिटेल वर्क उनके होंगे और जो उनके वर्क है उनको आपको ट्राई करके क्रिटिसिज्म करके फिनिश कर दिया जाता है। लेकिन ये पॉइंट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहे हैं तो शायद आपको बहुत कम ही कोचिंग में ऐसा देखने को उनके नोट्स में मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं जोफ्री चौसर की बायोग्राफी। यहाँ से मामला स्टार्ट होता है चौसर का ओरिजिनल लाइफ का। जोफ्री चौसर वाज द सन ऑफ जॉन चौसर, आ लंदन वेंटेनर, एक वाइन डीलर थे वो। एग्नेस, इनकी एग्नेस कॉप्टेंच स्कॉलर बिलीव द वाज बोर्न इन लंदन, माना जाता है कि बिलीव जो है लंदन में पैदा हुए थे। लेकिन इनके जो है जो फैक्ट्स हैं, प्रीवियस जो फैक्ट्स हैं इनके लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी से बनी है। इवन यहाँ तक कि इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी सर्टेन नहीं है, लेकिन वेल एक्सेप्टेड जो है 1340 मानी जाती, कहीं पर 39 भी आपको देखने को मिल जाएगा। ही वॉज बोर्न इन लंदन, द डेट ऑफ हिज बर्थ अनसर्टेन बट इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड एज बीइंग 1340। आपको 39 मिल जाए 40 ना हो तो वो भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन डेट से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि अगर डेट से क्वेश्चन बनेगी तो मामला विवादित हो जाएगा। इन 1357 आ टीनेज, बहुत कम उम्र में, चौसर गॉट ए जॉब एज ए पेज। सबसे पहले जो है एक पेज बॉय के रूप में द कॉन्टेस्ट ऑफ अल्स्टर के यहाँ जो है ये एंट्री लेते हैं। वाइफ ऑफ ड्यूक क्लेरेंस, सबसे पहला जो है काम इनका क्या था, पेज बॉय के रूप में काम स्टार्ट करते हैं, करियर स्टार्ट करते हैं अपने काम करने का। और बाद में जो है एंड सा मिलिट्री सर्विस अब्रॉड वेयर ही वाज कैप्चर्ड, बाद में जो है मिलिट्री में भी एज ए सोल्जर काम किया जहां पर वो एनिमी के द्वारा पकड़े भी कई बार गए। इन 1359 he joined the army Edward III invaded France during the 100-year wars between France and England. चौसर fought in the English army, इंग्लिश आर्मी के से जो है लड़ रहे थे और एडवर्ड थर्ड के जो है आर्मी में ये भर्ती हुई। इन 1316 चौसर वाज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द सीज ऑफ रेंसम रेम्स इन नॉर्दर्न फ्रांस, नॉर्दर्न फ्रांस में जो है पकड़ लिए गए थे। एडवर्ड ने इनके लिए पैसा रैंसम जो अदा करी थी, कितनी अदा करी थी, 16 यूरो फॉर हिज रैंसम, तब जाके इनको छुड़वाया था। चौसर वाज रिलीज्ड इन 1366 चौसर मैरिड फिलिप्पा डी रॉयट्स, इनकी स्पाउस का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, फिलिप्पा डी रॉयट्स, अ लेडी इन वेटिंग इन क्वीन फिलिप्पा ऑफ हैलॉर्ड, वो जो है एक वेटिंग वुमेन थी क्वीन के वहां की, उनसे इनकी शादी होती है। इन 1367 he became a member of royal court of Edward III, रॉयल कोर्ट के जो मेंबर कब बने थे, एडवर्ड थर्ड के रॉयल कोर्ट के मेंबर थे और 1367 में बने थे। 1369 चौसर बिगेन वर्क द बुक ऑफ डचेस, फेमस वर्क इनका है, पूछा जाता है। इन्होंने जो है 1369 में इसको स्टार्टिंग करी थी। एंड इलिजी, क्या है, एक इलिजी है, नोबलमैन ब्लेंची ऑफ लैंकास्टर, दैट इज द कमीशन्ड बाय हर हस्बैंड, इट इज कंप्लीटेड इन 1374, 1374 में ये कंप्लीट कर ली गई थी। व्हेन हर विडोअर जॉन ऑफ गॉन्ट पेड चौसर फॉर द वर्क, उनके जो जॉन ऑफ गॉन्ट थे उन्होंने इसके लिए बारे में पे किया था। इन 1370 चौसर कंप्लीटेड हिज सेकेंड टूर, कहाँ का, इन इंग्लिश आर्मी आफ्टर स्पेंडिंग 1 ईयर फाइटिंग इन फ्रांस अंडर जॉन गॉन्ट। इन्होंने जो अंडर जॉन गॉन्ट के जो है काफी लड़ाइयाँ लड़ी, और आपसे पूछा जा सकता है कि किसके आर्मी में थे और किसके अंडर में थे, तो एडवर्ड थर्ड की आर्मी में थे और जॉन गॉन्ट के
अंडर में थे, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर के कई वर्क भी इन्होंने लिखे, उसमें से इनका बुक ऑफ डचेस भी एक है वर्क। 1373 चौसर विजिट द जिनेवा एंड फ्लोरेंस इटली। ऑन दिस इटालियन ट्रिप ही केम इनटू कांटेक्ट विद पेट्रार्क एंड बोकेसी। जैसे कि जॉन मिल्टन गए थे तो वहां पर कई लोगों से मिले थे, तो ऐसे ही जब ये गए थे तो यहाँ पेट्रार्क और बोकेसियो से इन्होंने मुलाकात करी, और जिनका जो है प्रभाव जॉसर पे काफी ज्यादा पड़ा, और इतना ज्यादा पड़ा कि जो इनकी जो राइटिंग थी वो पूरी की पूरी राइटिंग जो है इटालियन डिनोटेड हो गई, इटालियन से इन्फ्लुएंस्ड हो गई। तो अभी हम जब इनके लिटरेरी पीरियड पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि इनका एक पूरा पीरियड है, एक फेज है इनकी लाइफ का, जो राइटिंग का पीरियड है वो पूरा इटली से इन्फ्लुएंस्ड है। ऑन जून 8 1374 चौसर वाज अपॉइंटेड टू द lucrative job of comptroller of customs of wool। जब जो है इनको 1374 में जो है कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स बनाया गया, जो कि उस समय की बड़ी ही क्रीमी जॉब मानी जाती थी। ड्यूरिंग 1375 चौसर बिगेन वर्क ऑन द पोएम एंड लीडा एंड एट साइट लाइक मोस्ट चौसर वर्क। ये काफी जो है इनका फेमस वर्क रहा था, लेकिन हालांकि जो है मैग्नम ओपस तो नहीं, लेकिन ये पूछा था, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। इट्स इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ व्हिच इज द पोएम वाज रिटन। स्कॉलर बिलीव द पोएम वाज कंपोज्ड इन लेट 1370s। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1377 किंग एडवर्ड थर्ड डाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किंग एडवर्ड थर्ड कब उनकी डेथ हुई थी, 1377 में। हिज ग्रैंडसन रिचर्ड सेकेंड, उनका जो ग्रैंडसन रिचर्ड सेकेंड टुक द थ्रोन, वो जो है गद्दी पर आते हैं। ही वाज नेफ्यू ऑफ चौसर्स पॉलिटिकल पोर्टॉन जॉन गॉन्ट। वो जो है जॉन गॉन्ट जो है उनका काफी सपोर्ट करते थे, जिनके अंदर में आर्मी में थे, उनके जो है क्या थे, वो नेफ्यू थे। व्हिच वाज गुड न्यूज फॉर चौसर्स कैरियर। ये अच्छी बात थी क्योंकि ये इनसे भी उतना ही सहयोग मिलेगा जितना कि एडवर्ड थर्ड से मिलता था। 1379 चौसर बिगेन द हाउस ऑफ फेम, काफी फेमस वर्क है और इसको हम अच्छे से भी पढ़ेंगे। अ पोएम विद 2000 प्लस लाइंस, इट डिस्क्राइब ए विजन ऑफ रिसीव्ड इन ड्रीम एंड वाज कंप्लीटेड फॉलोइंग ईयर। ऑन May 4 1380 Chaucer appeared in a legal documents of concerning with the raptures either रेप और किडनैपिंग। 1380 में एक इनके पे एलिगेंस लगाया गया कि इन्होंने कुछ व्यभिचार किया है, लेकिन बाद में जो है वो बरी हो जाते हैं, ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हो पाता है। इन 1382 चौसर कंपोज द 700 लाइन्स पोइम पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। ये वर्क इंपॉर्टेंट है, इनका पूछा जाता है। 1382 में इन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया था। आल्सो स्पेल्ड फॉल्स, जो स्पेलिंग है इसकी ये ध्यान रखिएगा, FOULES भी होता है और FOWLES भी होता है। तो ऐसा नहीं कि ये लिखी हो स्पेलिंग तो हम ढूंढे इनका कोई दूसरा वर्क क्या था, ऐसा नहीं, वो एक ही है। चौसर आल्सो बिगेन वर्क ऑन द एपिक पोएम ट्रायलस एंड क्रेसिडे। क्रेसिडा और क्रेसिडे ये ध्यान रखिएगा, चौसर की क्रेसिडे है और शेक्सपियर की क्रेसिडा है। हालांकि मेजर सोर्स जो है उनका यहीं से लिया गया है, चौसर की इसी वर्क से। बिलीव ट्रायलस एंड क्रेसिडे वाज कंपोज्ड बिटवीन 1382 एंड 1388। इन 1385 चौसर टुक अ 4-year पोजीशन एज अ जस्टिस कमिश्नर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1385 में जस्टिस कमिश्नर बने। पीस इन केंट वेयर देन रिजाइड। इन 1386 चौसर resigned as a comptroller and became a member of parliament। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कब बनते हैं, 1386 में बनते हैं और इसी साल वो जो कंट्रोलर के पद से अपना रिजिग्नेशन देते हैं। रिप्रेजेंटिंग द केंट, ये भी पूछा गया है कि वो किस एरिया से जो है बनते हैं, किस एरिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो केंट को जो है वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ही आल्सो बिगिन द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन, जिसमें जो है कई टर्म जो है इन्होंने दिए हैं, हम आगे उन चीजों की बात करेंगे। कौन सा टर्म दिया है इसमें, लेजेंड ऑफ गुड ओमेन में? जी हीरोइक कपलेट।
हीरोइक कपलेट है और कुछ है? अभी बात करेंगे आगे चल के। अ पोएम कंप्लीटेड बिटवीन 1386 एंड 1388। हीरोइक कपलेट तो शायद कंट्रवरी टेल्स में देते हैं ना। गुड लीजेंड तो इसमें भी वुमेन में इसमें भी राइम रॉयल देते हैं ना। तो सर स्टार्ट यही तो होती है हीरो कपलेट की। हाँ हीरोइक कपलेट भी है, हीरोइक कपलेट भी है। देखते हैं अभी आगे डिटेल स्टडी में देखते। 1387 हिज वाइफ फिलिप्पा चौसर डाइड। इनकी वाइफ कब डाइड हुई, डेथ हुई? 1387 में। द काज एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। डेथ कॉज ऑफ डेथ नोन अननोन। 1388 चौसर बिगेन वर्क मास्टरपीस द कैंटरबरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1388 में जो इन्होंने कैंटरबरी टेल जो लिखना स्टार्ट किया, जो कि क्या था, एक रिलीजियस स्टोरी जो पिलग्रिम्स को जो है वहां पर डिपेक्ट किया गया था। पिलग्रिम्स रिटन ओवर द पीरियड ऑफ अबाउट 10 ईयर्स का पीरियड जो है उसमें डिपेक्ट किया गया बिटवीन द लेट 1380s एंड लेट 1390s का जो है इसमें एरा दिखाया गया है। ऑन जुलाई 12, 1389 चासर वाज अपॉइंटेड क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क, a job akin to chief overseer for रॉयल बिल्डिंग्स। इनको जो है क्लर्क बनाया जाता है किंग्स की वर्क का, जो कि उस समय के काफ़ी जो बिल्डिंग्स बन रही थी उनकी देख रेख करना होता। तो कई रॉयल प्रोजेक्ट्स उस समय चल रहे थे, जिनमें से जो है लंदन टावर एक था और वेस्टमिनिस्टर पैलेस एक था और विंस्टर कैसल एक था और जस्टिस जॉर्ज चैपल। ये जो है कुछ ऐसे बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स हैं जो कि उस समय बन रही थी। इनका चार्ज जो है इनको दिया गया था 1389 में। इन सितंबर 1390 रिकॉर्ड से दैट ही वाज रॉब्ड, इनको लूट लिया गया एंड पॉसिबली इंजर्ड, बहुत जो घायल हो गए while कंडक्टिंग द बिजनेस, जब अपना वो काम कर रहे थे। एंड इट वाज शॉर्टली आफ्टर 17 जून 1391 दैट ही स्टॉप्ड वर्किंग इन हिज कैपेसिटी। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो काम करना बंद कर दिए, इतना जो है वो घायल हो गए थे। ऑन 22 June 1390 he began as a deputy forester in the royal forest of Pathron Park in नॉर्थ पैथ्रॉन सोमरसेट। उनको जो है डेप्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर बना दिया गया। अगला है चौसर सीज्ड वर्क ऑन द कैंटरबरी टेल्स, इसी में खत्म कर हो जाता है। नॉट लॉन्ग आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ हिज पैट्रन रिचर्ड सेकेंड इन 1391, क्योंकि जो पैटर्न रिचर्ड सेकेंड नहीं रहते हैं। चौसर्स नेम फेट्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑल्दो हेनरी फोर्थ रिन्यूड द ग्रांट असाइंड टू चौसर बाय रिचर्ड। जो उस समय के इनको पेंशन वगैरह दी जाती थी, तो माना था कि हेनरी फोर्थ ने भी उसको जो है आगे कंटिन्यू किया था, लेकिन उनके जाने के बाद जो है इनकी लिटरेरी ये जो कैरियर पे काफ़ी फर्क पड़ा, और क्योंकि उनको बहुत बढ़िया सहयोग उतना नहीं मिल पाया जितना कि पहले के एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकंड से उनको मिलता था। चौसर इज ऑन 5 June 1400 when some memories owed to him were paid. He is believed to have died unknown causes 25 October 1400, but there is no firm evidence of this date. It is comes from engravings of his tomb on his tomb, erected more than 100 years after his death. Chaucer was buried in Westminster Abbey in London. ये एक पहले पोइट थे जिनको जो है वेस्टमिनिस्टर अब्बे पोइट कॉर्नर में दफनाया गया था। तो ये तो रही इनकी बायोग्राफी। आज के डेट में जितना भी चीज़ें जो है हम लोगों ने पढ़ी वो बायोग्राफी से ही रिलेटेड थे। कल जो है इनकी कुछ समरीज देख लेंगे, कुछ मेजर जो वर्क्स हैं इनके उनको देखेंगे, और कल या परसों में लिटरेरी जो इनका 2 दिन शायद लगे आगे फिनिश करने में चौसर के इस पूरे नोट्स को। तो यहाँ तक के आज की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल एज यूजुअल। थैंक यू एंड नाइस इवनिंग टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।